हेलो दोस्तों। मैं आर्या। जो छूटा हुआ पार्ट था उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट करने से पहले ब्रीफ पहले चैप्टर्स का जो समरी थी उसको एक बार रिवाइज करेंगे, मैप के थ्रू करेंगे। तो ये मैप आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये मैप हमारे अतीत के बारे में है, हमारे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में है कि भारत में कौन जीवन कैसे मनुष्य का जीवन कहाँ से उत्पन्न हुआ। उस टाइम मानव अपने जीवित रहने के लिए भोजन कहाँ से इकट्ठा कर रहा था, रहता कहाँ पे था, ठीक है। पशुपालन कैसे स्टार्ट हुआ, कृषि कैसे स्टार्ट हुई। तो पहले चैप्टर्स में जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैं इसी मैप के थ्रू कवर करते हुए चलूँगा। तो शुरुआत में हमने पढ़ा था कि हमें अपने इतिहास के बारे में किस तरीके से जानकारी प्राप्त होती है। तो डेफिनेटली जो प्राचीन समय में जो प्राचीन लोग थे उन्होंने जो चीज़ें उपयोग की थी, चाहे वो पत्थर के औजार हों, चाहे उनके आवास छोड़े हुए आवास हों, या उनके द्वारा बनाई गई चित्रकारी हो, या उनके द्वारा खाए गए पशु की हड्डियां हों, या फिर जो भी आवेश उन्होंने छोड़े थे, पुरातात्विक आवेश छोड़े थे, उनके थ्रू या मनुस्क्रिप्ट हो उनके थ्रू हमने इतिहास के बारे में जानना स्टार्ट किया था। तो शुरुआती मानव के जीवन के बारे में जो शुरुआती लाखों साल पहले जो मानव का जीवन हमें मिलता है वो मिलता है नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे लाखों साल पहले मनुष्य रहता था। और मनुष्य किस तरीके रहता था, वो अपने भोजन की, अपने आवास की, अपने कपड़े की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नर्मदा नदी के किनारे जो जंगल थे वहाँ से प्राप्त करता था। इसी में एक महत्वपूर्ण साइट है, उसका नाम है भीम बेटका। भीम बेटका, ठीक है। तो उसमें हमने बहुत सारी चित्रकारी देखी है। तो हमें पता है मनुष्य आखेट करता था, शिकार करता था, और जो जंगल से जो भी फल फ्रूट, कंदमूल फल, उनसे अपना जीवन जीता था। उसके बाद मानव ने अपना विकास किया, धीरे धीरे विकास होता गया। तो उससे लगभग अब हम नवीन न्यूलिथिक एज में आते हैं। न्यूलिथिक एज में आके मनुष्य क्या करने लगा था, अपने आप को एक जगह सेटल करना स्टार्ट उसने किया। जब वो सेटल करना स्टार्ट किया तो उसके लिए उसको जरूरी था कृषि करना। तो कृषि के सबसे पहले साक्ष्य जो मिले थे, तो इसमें एक जगह नहीं दी है, लहुरा देव जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है, जिला संत कबीर नगर में मिली थी 9000 साल पहले। यहाँ चावल की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे जो सबसे प्राचीन है। और जौ और गेहूं के जो साक्ष्य मिले हैं वो यहाँ पे आप देखिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नियर आप देखिए दो साइट दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को। एक है किरथर, आप देखिए यहाँ पे एक किरथर है, और एक है सुलेमान। ये जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों के नीचे समतल भूमि पर जौ जौ और गेहूं के हमें साक्ष्य मिले थे 8000 वर्ष पूर्व, प्राचीनतम। यहीं पर उन्होंने भेड़ बकरी और ये जो पालन करना स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके अलावा जब हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि उसके बाद भी जो कृषि के और साक्ष्य और भारत के किस किस हिस्से में मिलते हैं, तो वो दो तीन जगह और थी। एक थी गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी जो कि आपने जैंतिया, गारो और खासी पहाड़ियों के बारे में सुना होगा, जहाँ पर चेरापूंजी है, मासिंग ग्राम है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। मासिंग ग्राम में सर्वाधिक वर्षा होती है विश्व की, सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं मासिंग ग्राम में होती है, जो कि इन्हीं पहाड़ियों के बीच में एक जगह है, ठीक है। यहीं पर सबसे पहले कृषि के साक्ष्य पाए गए थे। उसके अलावा विंध्य के उत्तरी हिस्से में कृषि के साक्ष्य पाए गए। किसके? कृषि के साक्ष्य जो में चावल महत्वपूर्ण था, चावल उपजाया जाता था विंध्य के उत्तर वाले हिस्से में। तो ये कुछ और जगह थी जहां पर अ, हमने कृषि को देखा। उसके अलावा जो सबसे पहला जो जानवर था जिसको पालतू बनाया गया था वो था, क्या था? कुत्ता था। डॉग। डॉग इज द फर्स्ट एनिमल जिसको हमने पालतू बनाना स्टार्ट किया था। उसके बारे में भी हम देखेंगे। अब बात आगे बढ़ती है, जब हम एक जगह रहने लगे होंगे तो हमने झोपड़ी, जब मतलब एक तरीके से गांव जैसा माहौल होगा, कृषि करते होंगे, पशुपालन करते होंगे, अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे प्राप्त करते थे हम लोग? प्रकृति से प्राप्त कर लेते थे। और एक जगह ठहरने लगे तो वहाँ पे हमने अपनी बसावट पैदा की। तो ये दो तीन जगह आप देखिए बसावट के लिए, कृथर बोले हैं, सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ हैं, बिंद के उत्तरी भाग के जो हिस्से हैं, ठीक है। इसके बाद मनुष्य ने और प्रगति की, धीरे धीरे और प्रगति की। तो उससे लगभग आगे बढ़ते जाएंगे तो 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व क्या होने लगा, धीरे धीरे कुछ लोग जो जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है
कुछ लोग, सारे लोग कृषि में तो लगे नहीं रहेंगे, कुछ लोगों ने अब शिल्प वाला काम करना लगा होंगे, व्यापार वाला काम करने लगे होंगे। तो ऐसे करके नगरों का विकास हुआ। हम आज भी देखते हैं नगरों में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उन्हीं की काम होता है कि सेवाएं देना और उत्पादन करना। ये सब किसकी विशेषताएं होती हैं? नगरों की विशेषता। ये विशेषताएं हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? एक नदी के बारे में बताया गया था जो थी सिंधु घाटी, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी तिब्बत के नीचे, यहाँ पे देखिए मानसरोवर वाली जगह है, यहाँ पे सैन खबाब नाम से, जिसे शेर का मुख बोलते हैं, वहाँ से एक नदी पैदा होती है जिसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, इसको एक सैन खबाब के नाम से जानते हैं। और ये सिंधु नदी लद्दाख रीजन से होते होते फिर भारत के ऊपरी हिस्से से होते हुए पाकिस्तान में बहती हुई किसमें गिरती है? अरब सागर में जाके गिरती है, कराची के पूर्व में अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, इसी नदी के किनारे किनारे एक और प्रारंभिक नगर पैदा हुए। ये नगर कौन थे इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वो नगर है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इस नदी की और सहायक नदियां हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। इसका अरेंजमेंट पूछ लेता है कि नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में आप अरेंज करिए नदियों को। सबसे पहली नदी आप देखिए इसकी लेफ्ट विंग से जुड़ती है, वो है झेलम नदी। उसके नीचे चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज। सतलुज आखिरी में, सबसे लंबी नदी, और जो आखिरी में सिंधु नदी से आके मिल जाती है। सतलुज नदी सिंधु नदी से आखिरी में जाके मिल जाती है, मिठनकोट में। ठीक है, मिठनकोट एक जगह है वहाँ पे। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके बाद लगभग कुछ सालों का गैप रहा, बीच में कुछ बस्तियां आई, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आप जानेंगे कि उजड़ेगी, उसका पतन होगा, और उसके हजारों साल बाद फिर क्या होगा? एक फिर नगरीय सभ्यता पैदा होती है जिन्हें हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। ये सभ्यता कहाँ पैदा होगी? इस एक नदी आपको दिखेगी यहाँ पे, गंगा नदी। इस गंगा नदी के किनारे किनारे लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व वो सभ्यता पैदा होती है। वहाँ से महाजनपद हैं। उन महाजनपदों में एक जनपद सर्वाधिक शक्तिशाली होता दिखाई देता है, जो कि एक गंगा की ही सहायक नदी है। जो उसकी राइट विंग से, देखिए ऐसे गंगा बह रही है तो इसकी इस तरह वो राइट है, राइट साइड से अमरकंटक से ही वो भी निकलती है नदी, सोन नदी। तो सोन नदी पटना के पास जाकर जुड़ जाती है। इसी नदी के आसपास का एरिया, मगध का एरिया, जो बहुत समृद्ध हो गया था क्योंकि इसके पास जंगल थे, उपजाऊ भूमि थी, और कंट्रोल करने के लिए इस नदी से पूरा एरिया, ये कंट्रोल भी आसानी से, मतलब यातायात का साधन भी आसान था, नदियों से इन्हें भोजन आसानी से मिल रहा था, इन जंगलों से उनको हाथी आसानी से मिल रही, लकड़ी आसानी से मिल रही थी। तो ये राज्य और उपजाऊ भूमि थी तो आसानी से कृषि उत्पादन बढ़ा। ठीक है, तो जिसके कारण ये क्षेत्र, मगध क्षेत्र, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपदों में से एक हो गया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी पूरी कहानी में। तो कहानी में हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा पूरा भारत है, जिसे अखंड भारत के नाम से जानते हैं, इसमें पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी है, इराक तक फैला हुआ था, इधर भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, ये सभी भारत के हिस्से में आते थे। तो इस पूरे एरिया को हमने एक उप महाद्वीप का नाम भी हम देते हैं, सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो कोई बहुत बार पूछा जा सकता है इसको सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने आकार में, इसमें देखिएगा आधुनिक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना में, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान जैसे देशों को अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ा एरिया, लगभग एक कॉन्टिनेंट जितना एरिया देखने को मिलता है, जो कि प्राकृतिक रूप से दूसरे भागों से, एशिया के दूसरे भागों से बटा हुआ है। ऊपर देख हिमालय चाइना से बट जाता है, इधर सागर और अरब सागर से पूरा हिस्सा ये आपका बटा हुआ है ही, अफ्रीका वाला, इधर बंगाल की खाड़ी से ये नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीज बटे हुए हैं। तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। ठीक है, अब जब पूरे भारत जो सब कॉन्टिनेंट है इतने सारे प्राकृतिक बैरियर से घिरा हुआ था, फिर भी लोग भारत आते हैं, और बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर से आते हैं, कुछ ये दर्रा होती है जो पासेस होते हैं उनसे होते हुए भारत में एंट्री करते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, भारत की जो सांस्कृतिक समृद्धि है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो ये मेल मिलाप होता है, दो संस्कृति आपस में जब मिलती हैं तो डेफिनेटली दोनों के आपस में फ्यूजन होगा, उनकी कुछ विशेषताएं आएंगी, इस संस्कृति की कुछ विशेषताएं आएंगी, तो जो नई संस्कृति पैदा होगी वो इनरिच होगी दूसरी सभ्यताओं से। तो इस प्रकार भारत की जो डाइवर्सिटी के कारण इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है दूसरी कंट्री के कंपेयर में ज़्यादा है। हमें यहाँ डिफरेंट टाइप्स के कल्चर देखने को मिल जाते हैं जो हमारे जीवन को और समृद्ध बनाते हैं।
अब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों कर रहे थे? तो मूव करने के सीधा रीजन भोजन की तलाश में, एक जगह भोजन खत्म हो गया तो दूसरी जगह आवास की तलाश में, पानी की तलाश में, ठीक है, युद्ध हो रहा है तो दूसरी भूमि को जीतने की तलाश में, ठीक है, अपने पशुओं के लिए नए चारगाह तलाशने में, जब ऋतुएं चेंज होती हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग फल मिलते हैं तो उसको ढूंढने की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे थे। आज भी हम देखते हैं, हम पर्यटन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं, साधु संत अपना एक एक एरिया का जो ज्ञान है दूसरी जगह गांव गांव घूमते हुए अपना उपदेश देते हैं। तो लोग इसलिए एक जगह से दूसरी जगह इन बैरियर्स के होने के बावजूद भी मूव कर रहे थे। फिर इसी में आपको लास्ट में आपको दिखता है कि जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो लिखित में हमें कुछ दस्तावेज मिले जो 1000 साल पहले जब लिपि और भाषा का विकास हो गया था, तो वो एक भुर्ज नामक हिमालय क्षेत्र में भुर्ज नामक पेड़ पाया जाता है, उसकी छाल पर लिखे जाते थे। ठीक है, ऐसे ही उन जो ताड़पत्र होते हैं उनको कट कर लिया जाता था, उनको बांध कर उनके ऊपर लिखे जाते थे। कुछ मनुस्क्रिप्ट ऐसे हमें पुणे के जो संग्रहालय है वहाँ पे हमने मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखिएगा मनुस्क्रिप्ट्स में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि ये लकड़ी से बनते थे, दीमक है, कीट हैं, इनके काट इनको खा लेते होंगे, तो ये आसानी से नष्ट हो गए थे। बहुत सारी हमारी जो जानकारी, प्राचीन जानकारी थी, नष्ट हो जाने के कारण हम तक नहीं पहुंच पाई, हम उनसे अभी भी हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन कुछ राजा ऐसे हुए, कुछ एम्परर ऐसे हुए जैसे अशोक, अशोक को जब इस चीज़ का ज्ञान हुआ होगा, उस टाइम के जो विद्वान लोग होंगे, तो उन्होंने क्या किया, जो कठोर सतह थी और समतल सतह थी जैसे कि पत्थर की सतह या धातु की सतह, उसको उत्कीर्ण करके लिखवाना स्टार्ट किया अपनी विजय गाथाओं को, अपने निर्देशों को, अपने आदेशों को। उसी में अशोक के जो शिलालेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, उन्होंने लिखा है जो लंबे समय तक टिके रहे और आज भी हमें उनके साक्ष्य मिलते रहते हैं। ऐसे ही 13 शिलालेख जो रॉक मेजर्स हैं अशोक के, वो हमें मिलते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कहाँ का, सारनाथ का सिंह स्तंभ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉयन कैपिटल जो, ठीक है। तो इनसे हमें जानकारी मिली। उसके अलावा इसमें डेट्स के बारे में बताया गया था कि भारत का भारत नाम कैसे पड़ा। तो आप देखिए, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जो यूनान के लोग हैं, ईरान के लोग जो आते थे, उसने सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदोस या इंडोस के नाम से पुकारा, इंदोस। तो बाद में इसका नाम इंडिया इस तरह पड़ गया। और भरत पड़ा, एक भरत कबीला रहता था नॉर्थ वेस्ट एरिया में, उस कबीले के आधार पर, भरत कबीले के आधार पर इसका नाम भारत पड़ा। ये तो नाम की बात हो गई। अब इसमें एक और चीज़ निकल के आई थी कि कुछ सभ्यताओं को हम पहचानते कैसे हैं, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने उनको मृदभाड़ों के आधार पर डिफ्रेंशिएट किया है। तो लाल कलर का एक मृदभाड़ जिसपे कि ब्लैक कलर से आकृतियां रची जाती हैं, 47 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता को डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से जो पंच मार्क हाथ सिक्के मिलते हैं वो 2500 वर्ष पूर्व हमें महाजनपदों की याद दिलाते हैं। उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्राचीन काल में मिलती हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये मैप से हमने पूरा पहला चैप्टर के ब्रीफली हमने इस बात को समझ लिया। जैसे हमने एक बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमनी एडी, जो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से हैं, 2000 वर्ष पूर्व के वर्ष के पहले की जो टाइम है उसे बिफोर क्राइस्ट के जन्म से पहले की जो टाइमिंग है उसको बिफोर क्राइस्ट बीसी लिखते हैं। उसके बाद की जो उनके जन्म के साथ की डेट है उनको एडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी याद रहेगा। एक हमने कारतूस के बारे में आपको बताया था। तो कारतूस क्या होता है, जो राजा रानी होते हैं उनके नाम छोटे से फ्रेम में लिखे जाते थे, उनको हमने क्या बोला, कारतूस बोला। रोसेटा मिस्र में एक जगह थी। ठीक है, हेलो दोस्तों। तो पहले चैप्टर का हमने रिवीजन किया है, 10 से 15 मिनट में रिवीजन हो गया हमारा मैप के थ्रू। इस मैप को आप बना लीजिएगा, इसी के थ्रू पढ़ाई करनी है हमें। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हमने पूरा एक ओवरव्यू देख लिया है कि कहाँ पर मनुष्य सर्वप्रथम रहता था, कैसे वो अपना जीवन जीता था, उसके बाद कैसे उसने कृषि करना स्टार्ट, किन किन जगहों कृषि करना स्टार्ट किया, कहाँ ग्रामीण एरिए थे, कहाँ पे आरंभिक नगर पैदा हुए, कहाँ महाजनपद पैदा हुए, कैसे भारत का नाम भारत पड़ा, तिथियों को हम कैसे निर्धारित करते हैं। उसके अलावा जो रिसोर्सेज होते हैं इतिहास को जानने के लिए, उसके बारे में ब्रीफ
ली डिटेल्स में हमें पहले चैप्टर में बता दिया गया। अब दूसरा चैप्टर इस बात पर है कि एक आखेटक मतलब एक शिकारी मानव कैसे एक कृषक बन गया, कैसे एक पशुपालक बन गया। तो हम इस पूरी जर्नी को इस किताब में एक मैप दिया है, इस वाले चैप्टर में एक मैप दिया है, उस मैप के थ्रू आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में वही दिया है कि आरंभिक मानव इधर से उधर क्यों घूमता था। तो मैंने आपको 3-4 रीजन दिए हैं, तो मैंने लिखे भी हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश में है हिंदी में कर लीजिएगा। कि जब एक जगह के सारे प्लांट्स और एनिमल्स रिसोर्सेज को खा लेते थे तो उनको और चाहिए था, दूसरी जगह मूव कर जाते थे। या जो एनिमल्स थे उन्हें पता था एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उनका पीछा करते करते वो उनके पीछे जाते थे। या फिर जो फ्रूट्स हैं और प्लांट्स हैं, उन्हें जो फ्रूट्स लगते हैं प्लांट्स में या ट्रीज़ में, वो कब पकते हैं, किस मौसम में, कहाँ उगते हैं, उनकी तलाश में मूव कर जाते थे। या वाटर, वाटर जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मनुष्य के लिए। बिना वाटर के कोई भी मनुष्य या जानवर जीवित नहीं रह सकता है, तो उसको पानी चाहिए, तो उसकी तलाश में भी मूव करते थे। तो इस तरीके से हमने देखा इसमें कि जो पानी था उसकी तलाश में ये सारे लोग जो आखेटक थे, मतलब पूरी तरह प्रकृति पर, जंगलों पर आधारित थे, शिकार करते थे, कंदमूल फल खाते थे। जब एक जगह पानी सूख जाता था तो पानी की तलाश में दूसरी जगह मूव करते थे आखेट शिकारी मानव। अब मानव के बारे में हमें, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होगी। तो मैंने पहले ही आपको बताया, उनके द्वारा छोड़े गए जो पत्थर थे, औजार थे, उनके द्वारा छोड़ खाए गए फूल, गेहूँ, जौ, अनाज के दाने जो जले हुए अवस्था में मिले हैं, उनके द्वारा बनाए गए आवास, उनके द्वारा यूज किए गए आभूषण, उनके द्वारा यूज की गई चित्रकारी, शैल चित्र, ये सभी चीज़ें हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती हैं। कुछ हथियार उन्होंने ऐसे बनाए थे जो लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे, जिनको मुट्ठे भी लकड़ी और हड्डी के मुट्ठे लगाकर भाले, बाढ़ जैसे हथियार बना लेते थे, ठीक है। उसका उपयोग क्या करते थे, वो शिकार करने के लिए करते होंगे, मांस को काटने के लिए करते होंगे, ज़मीन को खोदने के लिए करते होंगे, इसी सब कामों में यूज होता था, वस्त्रों को सिलने के लिए करते होंगे, यही सब दिया हुआ है। अब बात आती है, हम प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में तोड़ सकते हैं, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 3 भागों में तोड़ के चलते हैं। जो हम पाषाण काल की बात करेंगे तो लगभग 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 साल पहले तक की जो कहानी है वो सारी पाषाण काल में, उसमें महापाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, इस तरीके से कर सकते हो डिवाइड, मोटा मोटी इस तरीके से। और 12 से लेकर 10,000 के बीच में मध्य पाषाण काल था, और उसके बाद जो 10,000 साल पहले की बातें हैं वो सभी नव पाषाण काल में आती हैं। अब सबसे पहले हम उन जगहों को देखेंगे जहाँ आरंभिक मानव जो आखेटक था। जैसे सबसे पहले मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था, नर्मदा नदी के किनारे जो आरंभिक मानव के साक्ष्य मिले थे, जो आखेटक थे, नर्मदा नदी के आसपास के जंगलों से अपने जीवन के जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनकी पूर्ति करते थे वो लोग। भीमबेटका उनमें से एक साइट है जहाँ से हमें उनके साक्ष्य मिलते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए रेड कलर के त्रिकोण से आरंभिक मानव के बारे में बताया है, जो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर थे। तो एक साइट है भीमबेटका, दूसरी साइट है हुंसकी जो कि कर्नाटक में है, तीसरी है कुरनूल की गुफाएं। अब कुरनूल की गुफाएं एक चीज़ के लिए और महत्वपूर्ण है, जहाँ राख के टीले मिले, मतलब आग के साथ कहाँ से मिलते हैं, कुरनूल की गुफाओं से मिलते हैं। ऐसे ही ये क्या है, पाषाण पैलोलिथिक एज की बात हम कर रहे हैं, पाषाण काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आरंभिक मानव जब पूरी तरीके से शिकारी था, कंदमूल फल खा के जीता था, जंगल में रहता था, वो अभी कृषि पशुपालन ऐसी कोई भी चीज़ अभी नहीं कर रहा है उस टाइम पर, लेकिन उसने आग जलाना सीख लिया था। वो कुरनूल की गुफाओं में जो राख के टीले मिले हैं वहाँ से हमें ये साक्ष्य मिलते हैं। हुंस की बेहद महत्वपूर्ण साइट थी जहाँ से हमें बहुत सारे पत्थर के औजार, और उनसे जो आखिरी में कचरन बचती है वही फैक्ट्री साइट पे मिलती है। तो ये हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट थी, यहाँ पर फैक्ट्री भी थी, लोग रहते भी थे, क्योंकि यहाँ पर जो एक पत्थर होता है चूना पत्थर, लाइमस्टोन आसानी से मिलता था, जिससे कि अच्छे अच्छे टूल्स बनाए जा सकते थे। इसको लार्ज नंबर ऑफ टूल्स मिले हैं हुंसगी में, कर्नाटक में, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में, पूछा गया था कि नवपाषाण काल की एक साइट है जहां से, क्योंकि साइटों से ही क्वेश्चन आते ज़्यादातर, ठीक है, आप देखिए उठा के पेपर। तो उसमें पूछा था नवपाषाण काल की एक साइट है जहां से आग के साक्ष्य, राख के साक्ष्य या आग के साक्ष्य मिले, वो है संगन कुल्लू। ठीक है, याद रखिए संगन कुल्लू कर्नाटक में है। ठीक है, ये है पाषाण काल की, प्राचीन पाषाण काल की, ठीक है, कुरनूल की गुफाएं, जहां पर आधुनिक मानव रहता था, आरंभिक मानव रहता था, आधुनिक नहीं आरंभिक मानव। ठीक है, कौन कौन सी है? भीमबेटका, हुंसकी, कुरनूल गुफाएं। ठीक, ये हमारी कहानी यहाँ हुई आखेट की। अब हम आगे बढ़ते हैं। हुंसकी के बारे में याद रख लीजिएगा कि ये लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यहाँ से मिले थे, हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड दैट प्लेस, बिकॉज यहाँ पर एक ऐसा पत्थर पाया जाता था जिससे आसानी से हथियार बनाए जा सकते थे, पत्थर के, वो था चूना पत्थर, लाइम स्टोन। ठीक है, कुरनूल गुफा के बारे में ये याद रखिएगा, ये एक पाषाण काल की एक साइट है जो वहाँ पे आरंभिक मानव रहता था, जिसने आग जलाना सीख लिया था। आगे चलते हैं। ठीक है, हेलो। हाँ, तो मैंने बताया था कि आरंभिक मानव कहाँ कहाँ रहता था, वो हमने 3 साइटें आपको बता दी हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखिएगा आरंभिक मानव से ही जुड़ी हुई कुछ चीज़ें और यहाँ पे नीचे दी गई हैं। तो मैंने बताया कि आरंभिक मानव ने कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे भीमबेटका है, तो यहाँ पर शैल चित्रकला की जो गुफाएं थी जिनमें वो रहते थे, तो जो खाली टाइम मिलता है तो अपने घरों को सजाते होंगे, उन अपनी जो भी स्मृतियां रही होंगी उस दिन की, तो हम जैसे डायरी लिखते हैं उस तरीके से उस पर वो चित्रकारी करते थे। तो अब आने वाले, या फिर कोई अनुष्ठान करते होंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे वो चित्रकारी अपनी दीवारों पर करते थे। वो साक्ष्य मिले तो हमें पता लगा वो शिकार करते थे, किन जानवरों का करते थे, बच्चे क्या खेल करते थे, उस तरीके की चीज़ें जो पत्थर के सपाट उस पर लिखी गई हैं, वो शैल चित्रकला कहलाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखा है मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं, जहाँ जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण दिया गया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो भीमबेटका की जो गुफाएं थी जिनमें शैल चित्र मिले हैं, लोग उनमें क्यों रहते थे? हम घरों में क्यों रहते हैं? हम घरों में इसलिए रहते हैं कि हम वर्षा से बच सकें, तेज धूप से बच सकें, गर्म ठंडी से बच सकें, इसीलिए वो लोग भी गुफाओं का उपयोग करते थे अपने आवास के तौर पे, शेल्टर के रूप में। ठीक है, तो भीमबेटका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रारंभिक मानव के साक्ष्य में मिलते हैं। ये साइट याद रखिएगा इसको। इसका वीएस वार्डनकर एक जो है जिन्होंने इस साइट को फाइंड आउट किया था, वाकनकर। ठीक है, वीएस वाकनकर, उनका नाम भी याद रखिएगा। अब पुरा स्थल क्या होते हैं? सबको जानते हैं, वो ऐसे स्थल जहाँ से हमें पुरानी चीज़ें मिलती हैं जो प्राचीन लोगों ने उपयोग की होती हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे स्थानों को हम पुरा स्थल बोलते हैं। ठीक है, आग की खोज का मैंने आपको बता ही दिया था, राख के टीले हमें कहाँ से मिले थे? कुरनूल की गुफाओं से मिले थे। ठीक, अब आग का उपयोग किस लिए काम में हम लाते हैं? आजकल खाना बनाने के काम में लाते हैं, सर्दियों में हमें सर्दी ना लगे उसके लिए हम उपयोग करते हैं आग का काम। हम और भी बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। ये लोग किस लिए करते थे? जानवरों को दूर भगाने के लिए, रात्रि में प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए इसका उपयोग, ये इसमें आग का प्रयोग करते थे। इसके पहले साक्ष्य कुरनूल की गुफाएं जो मैंने आपको बताया था। नाम और तिथियों का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पास और मध्य पाषाण काल, और नव उत्तर पाषाण काल या न्योलिथिक एज जो है उसको मैंने बता दिया था। 20 साल पहले से 12 साल तक पूर्व का जो समय है वो पुरा पाषाण काल है, और मध्य पाषाण काल का जो टाइम है वो 12,000 से लेकर 10,000 के बीच में है, और न्यूलिथिक का 10,000 के से अब तक का जो टाइम है उसको हम न्यूलिथिक बोलते हैं, उत्तर पाषाण, पुरा पाषाण काल। ठीक है, जो इतिहास की एक चीज़ फैक्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो इतिहास की 99% जो घटनाएं हुई हैं वो सभी पुरा पाषाण काल, पहले वाले हिस्से में 99% चीज़ें हमारी इसी युग में हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे होती रही। उसके बाद आप देखेंगे कि अ, एक समय ऐसा आता है जब पर्यावरण में बदलाव होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी भी हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
तो उस टाइम भी क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज क्या होने से क्या होता है, जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना लगता है। टेम्परेचर बढ़ने से एक घटना होती है, ये सब काम किस टाइम पे हो रहा है, ये मध्य पाषाण युग से हो रहा है। ऐसा कभी आपने सोचा नहीं होगा कि मध्य पाषाण काल में ही कृषि क्यों हुई, पशुपालन क्यों होने लगा, अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तो ये सब बदलाव क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हुए थे। हुआ क्या कि जब क्लाइमेट चेंज हुआ, मौसम में बदलाव हुआ, मौसम में गर्माहट हुई, तो जो ग्लेशियर थे वो पिघलने स्टार्ट हो गए। अब ग्लेशियर के पिघलने से एक घटना जरूर होगी। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में नदियों की एक श्रृंखला हमें दिखाई देने लगती है। वो नदियाँ सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पनपी, गंगा नदी के किनारे की सभ्यताएं, यमुना नदी के किनारे की सभ्यताएं, और जितनी भी नदियाँ थी ऊपर से नीचे आई। वो नदियों ने एक काम किया कि, तो होता क्या है कि नदियाँ नीचे बहती हैं, नदियों के साथ वो क्या करती हैं, जलोढ़ मिट्टी लेके आती हैं नदियाँ। ठीक है, बाढ़ आएगी तो क्या करती है कि पूरे नॉर्थ इंडिया जो एरिया, जो नदियों का एरिया है, वहाँ पर एक उपजाऊ भूमि पैदा होती है। उस उपजाऊ भूमि से क्या होता है, वहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे उगना स्टार्ट हो जाते हैं, घास वाले मैदान उगना हो। तो उस घास वाले मैदान को चरने के लिए छोटे जानवर, हिरन, भेड़, बकरी, जो साइज में छोटे हैं, खरगोश, ऐसे जानवर पैदा होते हैं। अब ऐसे जानवरों को मारने के लिए वो क्या चाहिए होगा हमें, ऐसे जानवरों को मारने के लिए बड़े हैवी हथियार से काम चल नहीं पाएगा। हिरन, खरगोश, ये बहुत फुर्तीले जानवर हैं, इनको मारने के लिए तो क्या होता है कि इस क्षेत्र में हमें उनको मारने के लिए छोटे हथियार चाहिए थे। तो इन्होंने पत्थर के छोटे हथियार बनाना स्टार्ट किए, जिनका साइज माइक्रो लेवल में आ गया था, तो इसको माइक्रोलिथ बोला गया। ठीक है, तो इन्हें आसानी से बाण वाले और जो तेज हथियार तेजी से चल सकें, वो हथियार चाहिए थे। बाण हो गए, धनुष बाण हो गए, ठीक है, बर्छी हो गई, इस तरीके के हथियार जो कि छोटे हों साइज में, इनको आसानी से मारा जा सके। साथ ही साथ इस एरिया में क्या हुआ, उपजाऊ भूमि के साथ ही क्या हुआ, ऐसे पेड़ पौधे उत्पन्न हुए जो कृषि खाने योग्य थे। यहीं से जौ, गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें पैदा हो रही। तो कृषि के लिए सबसे पहले प्राकृतिक तौर पे इसी उत्पन्न हुई होंगी, फिर उनका डोमेस्टिकेशन किया गया, उनमें से जो अच्छे बीज वाले जो डंठल थे उनको अलग कर दिया गया। ये हम आगे आपको बताएंगे इस पूरे प्रोसेस में। तो यही वो दौर था जब पशुपालन, कृषि, ये सब स्टार्ट होता है। इसके पीछे रीजन ये था कि जलवायु परिवर्तन। तो ये सब परिवर्तन कृषि और पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण हुए। तो इसी में मैं आपको दो साइट बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, जो मध्य पाषाण काल की साइटें हैं। एक है बागौर राजस्थान में, जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, और एक है आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। ये नर्मदा नदी के किनारे पे ही है आदमगढ़, से होशंगाबाद एरिया। ये मध्य प्रदेश में पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल के इन्हीं दो साइटों से मिलते हैं। ये आप अपने नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आप आगे देखते हैं, इसमें जलवायु परिवर्तन का मैंने आपको बता दिया, छोटे जानवर हुए तो छोटे हथियार चाहिए थे, तेज दौड़ने वाले हथियार थे, घास के मैदान बनने लगे। इस टाइम पे मछली महत्वपूर्ण वो हो गई थी, खाने का स्रोत। तो अब देखिए, हम इसी में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है। वही था कि जब वहाँ पे उपजाऊ भूमि के मैदान बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें गेहूं, जौ, धान जैसे प्राकृतिक अनाज उत्पन्न होने लगते हैं। तो ऐसे अनाजों को पहले तो उन्होंने देखा कि जानवर भी खा रहे हैं, तो मनुष्यों ने सोचा हम भी खा सकते हैं, तो वो भी खाना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे उन्होंने बटोरना स्टार्ट किया। धीरे धीरे देखा कि ये कब कौन से सीजन में उगता है, कौन सा पौधा, कितना टाइम लगता है उस पौधे में बीज बनने में। ये पूरी प्रक्रिया उन्होंने देखी, और धीरे धीरे इस प्रक्रिया को देखते देखते वो सीखने लगे, और सीख कर वो धीरे धीरे कृषक बनने लगे। तो कृषक के पहले साक्ष्य हमने कहाँ बताए थे, 8,000 साल पहले। ये एरिया कुछ था तुम्हारा मेहरगढ़, लहुरा देव 9,000 साल पहले। जो आरंभिक कृषि के साक्ष्य उत्तर बिंद के उत्तरी क्षेत्र में चावल के साक्ष्य, और गारो आड़िया जहाँ पर हमें अनाज के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब अनाज को इन्होंने, तो कृषक तो बन गए। अब कृषक के साथ उन्होंने देखा कुछ जानवर जो थे छोटे थे, जो उस खाने को खाने उनके आसपास आते होंगे, जो ज़्यादा हिंसक नहीं थे, इनके सींग ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो उन्होंने भेड़ को, बकरी को, कुत्ते को, प्रारंभिक जानवर जो उन्होंने पाला वो कुत्ता था, क्योंकि वो उनसे बहुत सारी चीज़ों से एक अलार्म एजेंट की तरह काम करता था। कोई बड़ा जानवर आ गया तो कुत्ता सबसे पहले भौंकने लगेगा,
और शिकार में भी उनका सहयोग करते थे ये। ठीक है, उसके बाद इन्होंने भेड़ बकरी इन सबको पाला। इस प्रकार से ये पशुपालक और खेती करने वाले कृषक बन गए। बसने की प्रक्रिया में आप देखिएगा उन्हीं चीज़ों को पाया जो सबसे सर्वोत्तम थी, और धीरे धीरे वो प्राकृतिक जो जौ गेहूँ चावल जो पैदा हो रहे थे वो धीरे धीरे उनसे अलग होते चले गए। इसी प्रकार जानवर जो प्रजनन में सबसे अच्छे थे, अहिंसक थे, छोटे थे, आसानी से पाला जा सकता था, उन्हीं जानवरों को उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया। अब जब ये पूरी डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया हुई, तो डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया उन्होंने दो चीज़ों को ध्यान रखा था कि ऐसी चीज़ें ली जाएं जो ज़्यादा खराब होने की संभावना कम हो या बीमार होने की पशुओं की संभावना कम हो, जिनसे ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा पाया जा सके। उन्हीं पौधों को, उन्हीं जानवरों को उन्होंने चयनित किया था। ठीक है, अब जब 12,000 साल पहले जब बसने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, कृषि को अपनाया गया, प्रारंभिक गेहूं और जौ जो थे उन्हें उगाया गया। प्रारंभिक जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं, इनको पालतू बनाया गया। तो इस नवीन जीवन शैली में एक जगह ठहराव स्टार्ट हुआ, क्योंकि कृषि के लिए डेफिनेटली उनको ज़्यादा समय देना पड़ता था। जब एक जगह वो बसने लगे तो ये बसने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। ठीक है, बसने की प्रक्रिया में इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे गांव बनाने स्टार्ट कर दिए। प्रारंभिक, जिन्हें हम हड़प्पा सभ्यता से पहले का जो प्री हड़प्पन पीरियड मानते हैं, तो उनमें एक जगह है मेहरगढ़, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि कृषि के लिए ज़्यादा टाइम लगता था, एक जगह बसना स्टार्ट कर गए। ठीक, तो आरंभिक जो बसावट थी इन्हीं क्षेत्रों में हुई जहाँ पर ये कृषि कर रहे थे। लहुरा देव हो गया, गौरव पहाड़ियाँ हो गई, कृथर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ उनके आसपास का क्षेत्र जहाँ पर मेहरगढ़ है, जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता को दर्शाता है, प्री हड़प्पन साइट है वो। ठीक है, अब जानवरों को उन्होंने इसमें बताया है कि ये चलते फिरते क्या हैं, खाद्य भंडार थे, कि उनसे दूध मिलता था, उनसे जो बच्चे होते थे मांस भी आसानी से मिल जाता था। चलते बढ़ते एक तरीके से इनके पास खाद्य भंडार के रूप में जानवरों को इन्होंने अपने पास रखा। अब जब इन्होंने देखा है कृषि करना स्टार्ट कर दिया, तो इनके लिए पोट्स की जरूरत पड़ती होगी, तो उन्होंने मृदभाड़ बनाने स्टार्ट किए। आग तो पहले खोज ली थी, तो आग का उपयोग उन्होंने खाना पकाने के लिए, तो उसके लिए पात्र चाहिए, तो पात्र इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, तो इस तरीके से बसने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। ठीक है, अब उसी मैप में हम दोबारा से लौटेंगे और देखेंगे कि आरंभिक कृषक पशुपालक के बारे में हमें यहाँ पे देखिएगा। मैप फिर से आप देखिए, मैप आपके सामने आ गया। तो नव पाषाणिक स्थल, जहाँ से हमें आरंभिक कृषक और पशुपालक, तो दो साइटें आप देख लीजिएगा। दो साइटें हैं, एक साइड यहाँ पे है जिसको आदमगढ़ कहते हैं, नर्मदा नदी के किनारे पर ही है। और एक और साइट है जिसका नाम है बैगौर, बगौर, बगौर राजस्थान में है, जहाँ पशुपालन, मध्य पाषाण काल की दोनों साइटें हैं जहाँ पर हमें कि पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ये है बागौर, बगौर राजस्थान। ठीक है, यहाँ आदमगढ़ है। ठीक, अभी साइटें देखिए कि बुज्रहोम है, मेहरगढ़ है, चिरांद है, कोलिडहवा है, महागढ़ है। ये महागढ़ कोलिडहवा उत्तर प्रदेश में है, चिरांद बिहार में है, दाउजली हेल्डिंग ये वही गौरव पहाड़ियों के पास में, पयमपल्ली तमिलनाडु, हल्लूर कर्नाटक। ठीक है, ये सारी साइटें क्या हैं, नव पाषाण काल की साइटें हैं, और यहाँ पर आरंभिक कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा भी आप देखिए महापाषाणिक पुरास्थल हैं। ये महापाषाणिक पुरास्थल उस बात को इंगित करते थे कि जो सभादान का एक तरीका था, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को चारों तरफ रख के, एक पत्थर या उसके चारों तरफ घेरा बना के पत्थरों को रखा जाता था, और उनके नीचे सबको दफनाया जाता था। कभी कभी एक की जगह पर बहुत सारे परिवार, एक परिवार के सदस्यों को एक ही जगह पे दफनाया जाता था, उसके लिए वो एक होल बना देते थे। ठीक है, तो ये साइटें कहाँ से मिली है, महापाषाण पुरास्थली साइटें। ये देखिए ब्रह्मगिरी
आदिन चंदलूर जैसी साइटों से हमें महापाषाणी पुरास्थल के साइट मिलते हैं। ऐसे ही हमें साक्ष्य कहाँ से मिले थे? नॉर्थ ईस्ट से भी मिलेंगे, कश्मीर के कुछ हिस्से से भी मिलेंगे। बुज्रहोम इसलिए फेमस था, गुप्तकाला बुज्रहोम, यहाँ से गड्ढे वाले जो घर थे, गर्त वाले जो हाउस थे वो मिलते हैं, गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। और एक कुत्ते के साथ किसी शव को दफनाए जाने का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है हमें। ठीक है, अब आप आगे बढ़ जाते हैं इसी साइटों को देखते हुए। बहुत ही सिंपल सा है, आपको अगर मैप को ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और पशुपालन, पौधे, कौन जानवर, इनका हड्डी या फिर जले हुए अनाज के दानों से हमने इनके बारे में पता लगाते हैं। अब स्थायी जीवन की ओर देखिए, हमने कहा कि कैसे कैसे लोग एक जगह रुकने लगे, कृषि करने लगे, पशुपालन, तो अब जीवन कैसे स्थायी, अब घुमक्कड़ जीवन की बजाय एक जगह पर रुककर जीवन यापन स्टार्ट हो गया था। तो उसी के कुछ साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। बुज्रहोम वर्तमान कश्मीर में है, जहाँ गड्ढे के नीचे घर बनाए जाते हैं, गर्तवास कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, ठंड के मौसम से सुरक्षा देते थे। पुरातत्व को ने ऐसे साक्ष्य भी देखे हैं, घर के अंदर घर के बाहर दोनों तरफ आग जलाने के साक्ष्य मिलते हैं। और यहीं से एक शवदान को सब एक कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। इसी के साथ एक गुफ्र काल भी एक और जगह है साइट, वो भी इसी से रिलेटेड है, नव पाषाण काल की साइट है ये। उसके अलावा हमने लिखे न्यूलिथिक टूल्स, जो पॉलिश हो रखी थी, फाइन एज होते थे, तो ये इस तरह डिफ्रेंशिएट होते थे पुरापाषाण और मध्य पाषाण के टूल से। पुरापाषाण के काल के टूल बहुत बड़े बड़े साइज में थे, मध्य पाषाण माइक्रोलिथ, और न्यूलिथिक साइड के जो टूल्स थे वो पॉलिश थे, ज़्यादा धारदार थे और मजबूत होते थे। नव पाषाण काल में अब देखिएगा ये बर्तन बनाए जाने लगे, इनके अंदर हमने अपने जो कृषि के साक्ष्य थे उनको रखते थे। तो हम नई साइट देखते हैं, मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में हमने आपको बताया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइट थी, जो ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण दर्रे बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थल था। मेहरगढ़ वह जगह थी जहाँ पर स्त्री पुरुष और इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ, भेड़ बकरी को पालना सीखा गया था। यहाँ पर देखिए विभिन्न जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं, जैसे सुअर है, भेड़ है, बकरी इत्यादि, हिरन। यहाँ पर जो घर बनाए जाते थे, स्पेशल घर थे, वो चौकोर आयताकार घर के अवशेष मिले हैं, जिनमें 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, संभवतः भंडारण के लिए उपयोग में लाए जाते थे। उसी के अलावा मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी के प्रति सम्मान जताते थे, उनके साथ कुछ भोजन वोजन रख देते थे, तो इसका मतलब मृत्यु के बाद भी उनका जीवन में विश्वास था। तो इसी में देखिए कब्र में कुछ सामान रखा गया था और उसमें एक बकरी को साथ में रखा गया था खाने के लिए। तो इसका मतलब बकरी खाई जाती थी उस टाइम पर, तो परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा जाता था। तो इस प्रकार ये चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने देखा कैसे एक मानव जो एक आखेटक था, फिर क्या क्या सर्कमटेंस ऐसे बने, कैसे कैसे मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसके कारण नदियाँ नीचे आई, हरे भरे